सभी को नमस्कार। मैं इंदु आर्य, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम चर्चा करेंगे मार्क्स की प्रमुख रचनाओं के बारे में। मार्क्स एक गहन अध्येता और विचारक के रूप में अपने जीवन में कुछ न कुछ लिखते रहे। उनके अधिकांश विचार विभिन्न लेखों और पत्रों के रूप में हैं। उनके नाम से प्रकाशित होने वाली पुस्तकों को भी पांडुलिपि का रूप देने में उनके मित्र एंगेल्स का प्रमुख योगदान रहा। मार्क्स की जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली है दी होली फैमिली। यह मार्क्स द्वारा लिखित और प्रकाशित होने वाली सबसे पहली पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1845 में हुआ। इस पुस्तक में मार्क्स ने हीगल के विचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। पुस्तक को दी होली फैमिली नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मार्क्स ने हीगलवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों को एक पवित्र परिवार मानते हुए इसमें हीगल के प्रति उनके अनुयायियों के विचारों को स्पष्ट किया। कुछ ही समय बाद हीगल के अनुयायियों के विचार एक दूसरे से भिन्न हो जाने के कारण इस पुस्तक को अधिक महत्व नहीं मिल सका। दूसरी उनकी महत्वपूर्ण रचना है द जर्मन आइडियोलॉजी। मार्क्स ने यह पुस्तक 1845 में ही लिखी थी, लेकिन इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ। इस पुस्तक में मार्क्स ने दर्शन, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में अपने उग्र सुधारवादी विचारों को स्पष्ट किया। पुस्तक में एक और मार्क्स ने जर्मन दार्शनिकों के विचारों का मूल्यांकन किया, तो दूसरी ओर हीगल के विचारों के प्रति अपनी असहमति स्पष्ट की। इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो कि उनके महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। तीसरी उनकी रचना है द मिजरी ऑफ फिलोसफी। मार्क्स से पहले प्रौधों की पुस्तक द फिलोसफी ऑफ मिजरी एक बहुचर्चित पुस्तक थी, जिसमें प्रौधों ने मजदूर वर्गों के कष्ट और उनकी दुर्दशा के कारणों का विश्लेषण किया। इस पुस्तक में प्रौधों ने सत्ता को समाज की आवश्यक बुराई के रूप में स्पष्ट किया। मार्क्स ने प्रौधों के विचारों से असहमत होते हुए यह स्पष्ट किया कि सर्वहारा वर्ग के बारे में प्रौधों का दर्शन बहुत अतार्किक और दुर्बल है। यदि समाज की संपूर्ण सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथ में आ जाए तो वर्ग संघर्ष को दूर करके एक नए युग का आरंभ हो सकता है। इसी पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के दोष तथा इस व्यवस्था में श्रमिकों के वास्तविक कष्टों को विस्तार पूर्वक स्पष्ट हुआ और इसका प्रकाशन 1847 में हुआ। नेक्स्ट उनकी रचना है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मार्क्स की यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1848 में प्रकाशित हुई। 1847 में कम्युनिस्ट लीग ने मार्क्स को एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने का काम सौंपा जिसके द्वारा इस संगठन के लक्ष्य, विश्वास और कार्यक्रम को स्पष्ट किया जा सके। इस संबंध में एंगल्स से पहले ही एक विवरण तैयार कर रखा था। मार्क्स ने उसी विवरण के आधार पर साम्यवादी सिद्धांतों की एक तार्किक और व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की। इस पुस्तक का आरंभ मार्क्स ने इस वाक्य से किया कि दुनिया का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग की क्रांति, पूंजीवादी समाज का अंत तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना आदि इस पुस्तक की प्रमुख विषय वस्तु है। साम्यवादी घोषणा पत्र संसार भर के साम्यवादियों के लिए एक तरह की आचार संहिता है जिसमें विश्वास करना सभी मार्क्सवादी अपना नैतिक दायित्व मानते हैं। नेक्स्ट मार्क्स की जो पुस्तक है वह है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। मार्क्स द्वारा इस लघु पुस्तिका को 1850 में लिखा गया। इसमें मार्क्स ने ऐतिहासिक आधार पर फ्रांस में पूंजीवादी व्यवस्था के फलस्वरूप पैदा होने वाले वर्ग संघर्ष की प्रकृति को स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उदारवादी समाजवाद से भिन्न रूप में प्रस्तुत किया। इसी पुस्तक में मार्क्स ने यह भी बताया
कि उत्पादन के संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक संबंधों और विचारों में परिवर्तन उत्पन्न करता है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की घोषणा मार्क्स ने इसी पुस्तक में की। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि क्रांति के द्वारा ही आर्थिक और राजनीतिक सत्ता सर्वहारा वर्ग का अधिकार हो सकता है। अगली उनकी रचना है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यह पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई। इसे उनकी आगामी पुस्तक दास कैपिटल के प्रथम खंड की संक्षिप्त रूपरेखा कहा जाता है। इस पुस्तक में मार्क्स ने राजनीतिक और आर्थिक संरचना के बीच पाए जाने वाले संबंधों की विस्तृत विवेचना की। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत को इसी पुस्तक में विस्तार से स्पष्ट किया गया। ऐतिहासिक भौतिकवाद की विवेचना करते हुए उन्होंने इसमें आर्थिक कारकों को ही सामाजिक परिवर्तन के सबसे प्रमुख कारण के रूप में स्पष्ट किया। अगली उनकी रचना है दास कैपिटल। पूंजी नाम से प्रकाशित मार्क्स की इस पुस्तक को साम्यवादी विचारक अपनी बाइबिल के रूप में देखते हैं। यह पुस्तक 4 खंडों में प्रकाशित हुई। इसका पहला खंड मार्क्स के जीवन काल में 1867 में प्रकाशित हो गया, जबकि दूसरा और तीसरा खंड मार्क्स की मृत्यु के बाद उनके परम मित्र एंगल्स ने प्रकाशित करवाया। रेमंड एरो ने लिखा है कि दास कैपिटल पुस्तक मार्क्स के विचारों का हृदय है। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने एक और सर्वहारा वर्ग के शोषण, अतिरिक्त मूल्य, साम्यवादी क्रांति और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को स्पष्ट किया, तो दूसरी ओर उन्होंने उन परिस्थितियों का भी वर्णन किया जिनके कारण पूंजीवाद का विनाश अनिवार्य है। नेक्स्ट उनकी पुस्तक का नाम है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। मार्क्स द्वारा लिखित यह पुस्तक उनकी अंतिम पुस्तक है। 1875 में मार्क्स और लेस्ली के अनुयायियों ने एकजुट होकर गोथा के सम्मेलन में एक संयुक्त समाजवादी पार्टी की स्थापना की। तब मार्क्स ने इस पार्टी को दिशा निर्देश देने के लिए जो समालोचनात्मक निबंध लिखे, यह पुस्तक उन्हीं लेखों का संग्रह है। इन लेखों के द्वारा मार्क्स ने स्पष्ट किया कि पूंजीवादी व्यवस्था से किस प्रकार समाजवाद के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त साम्यवाद की दशा में वितरण की प्रणाली, कामगारों की बढ़ती हुई शक्ति और वर्ग रहित समाज की स्थापना से संबंधित विचारों को भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं कार्ल मार्क्स की, जिसमें उन कार्ल मार्क्स के विभिन्न विचारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मार्क्स के चिंतन में धर्म विरोधी विचार जर्मनी की उन दशाओं से प्रभावित थे जिनमें धार्मिक आधार पर यहूदी लोगों को विभिन्न आर्थिक और नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। यहूदियों के शोषण के कारण ही मार्क्स के पिता को अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म ग्रहण करना पड़ा। यूरोप की तत्कालीन दशा, जैसे औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ने भी मार्क्स को प्रभावित किया। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही यूरोप के उद्योगों का तेजी से विकास होने के कारण पूंजीवादी व्यवस्था विकसित होने लगी। मशीनों द्वारा उत्पादन होने के कारण दस्तकार, किसान और श्रमिकों की दशा बिगड़ने लगी। श्रमिक वर्ग द्वारा संपूर्ण उत्पादन के बाद भी उन्हें अपने श्रम का कोई प्रतिफल नहीं मिल पाता था। पूंजीपतियों की मनोवृत्तियाँ पुराने सामंत वर्ग की तरह थी। इन दशाओं में मार्क्स की धारणा बन गई कि पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष करके ही नई व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। मार्क्स के विचारों को प्रभावित करने में हीगल के विचारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक विद्यार्थी के रूप में मार्क्स ने जब बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, उस समय हीगल की मृत्यु हो जाने के बाद भी वहाँ हीगल के विचारों का बहुत प्रभाव था। हीगल के दर्शन का सार यह था कि संसार में घटित होने वाली सभी घटनाएं वाद, प्रतिवाद तथा समन्वय के रूप में घटित होती हैं। इसी क्रम के आधार पर उन्होंने विभिन्न घटनाओं का विकास, परिवर्तन और विनाश को समझा। यह सच है कि मार्क्स के विचार हीगल से बहुत भिन्न थे, लेकिन हीगल ने जिस द्वंद्ववाद को विकास और परिवर्तन का आधार माना था, मार्क्स का चिंतन उस द्वंद्ववाद से बहुत प्रभावित था।
जर्मनी से निष्कासित होने के बाद मार्क्स जब पेरिस गए तब वहाँ एक प्रमुख फ्रांसीसी विद्वान प्रोधो के विचार उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन गई। प्रोधो का यह मानना था कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर राज्य का अधिक से अधिक नियंत्रण होने से ही श्रमिक और किसानों की दशा को सुधारा जा सकता है। मार्क्स पर इन विचारों का प्रभाव तो पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने राज्य के नियंत्रण की जगह सर्वहारा वर्ग के आधिपत्य के आधार पर वर्ग संघर्ष को समाप्त करने पर बल दिया और अंत में इंग्लैंड के समाजवादियों का प्रभाव भी मार्क्स के चिंतन का दृढ़ आधार बना। उस समय इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन, एडम स्मिथ और रिकार्डो आदि ऐसे विद्वान थे जो संपत्ति के समान वितरण की आवाज़ उठाकर श्रमिकों और किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे। रिकार्डो का विचार था कि लाभ और मजदूरी परस्पर विरोधी हैं। जैसे जैसे पूंजीपतियों में अधिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जाती है, वे श्रमिकों को कम से कम मजदूरी देने का प्रयत्न करते हैं। मार्क्स ने इंग्लैंड के इन सभी समाजवादियों के विचारों से प्रभावित होकर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्पष्ट है कि मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद विभिन्न दशाओं से प्रभावित रहा। उनके विचारों में आर्थिक निर्धारणवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तथा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत आदि का विशेष महत्व है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स की विभिन्न रचनाएं हैं जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।